Good morning to all my dear students. In the last class I have started immiscible liquids और immiscible liquids को शुरू भी किया था हमने और इसे कंप्लीट भी कर लिया था। और immiscible liquids के बाद हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, कौन सा अपना डिटर्मिनेशन ऑफ RLBP बाई ओस्टवाल वॉकर्स मेथड। तो आज इस मेथड को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले थोड़ा सा बस रिवाइज करा दो 2 मिनट में। इमिसिबल लिक्विड्स में क्या पढ़ा था हमने? इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब ऐसे लिक्विड्स होते थे जो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। और ये किस काम में आता है? ये इम्प्योरिटीज को ऑर्गेनिक लिक्विड से सेपरेट करने के काम आता है। और रीजन क्या है इसका? क्योंकि इमिसिबल लिक्विड्स का हमें पता है जो टोटल वेपर प्रेशर आता है, वो टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है? दोनों लिक्विड्स के डायरेक्ट वेपर प्रेशर का सम के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर थोड़ा सा क्या हो गया? बढ़ गया। और अगर आपका वेपर प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। मतलब अब कम टेम्परेचर पे वो चीज बॉइल्ड होकर इम्प्योरिटीज को क्या कर सकते हैं? हम लोग अलग कर सकते हैं। तो ये हमारा इमिसिबल लिक्विड्स का मीनिंग था कि जो मिक्स नहीं होते, और दूसरी चीज इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के काम आता है। ठीक। और जब दोनों लिक्विड्स आपस में अगर मिक्स नहीं हो रहे हैं अगर, तो उनका टोटल मैंने बताया था प्रेशर किसके बराबर आएगा? P0A प्लस P0B। दोनों का जो प्योर फॉर्म में दिया होगा ना, उन दोनों के डायरेक्ट सम के बराबर होता है। और न्यूमेरिकली मैंने बताया था कभी भी प्रॉब्लम आए तो इसी फॉर्मूले से जाना है क्या? P0A अपॉन P0B इज इक्वल टू WA अपॉन WB इंटू MB अपॉन MA। ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से न्यूमेरिकली हमें सॉल्व करना है। और इंपॉर्टेंस क्या है? इमिसिबल लिक्विड्स का फायदा क्या है? दोनों का मिक्स ना होने का फायदा क्या है? इम्प्योरिटीज ऑर्गेनिक लिक्विड्स के अलग करने में काम आता है। और क्यों होता है ऐसे? क्योंकि टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? दोनों के सम के बराबर। तो मतलब वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। और अगर आपका वेपर प्रेशर पहले से बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए इमिसिबल लिक्विड्स के जो दोनों लिक्विड्स हैं वो अपने वेपर प्रेशर की पॉइंट के करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल्ड नहीं होते, उससे कम पॉइंट पे ही क्या हो जाएंगे? बॉइल्ड होना शुरू हो जाते हैं ना। तो बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये ध्यान रखना है ना कि बॉइलिंग पॉइंट इमिसिबल लिक्विड्स का क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। जबकि मिसिबल लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मिसिबल लिक्विड्स का जो भी टोटल वेपर प्रेशर आता है वो क्या आता है? छोटे वाले से बड़ा और बड़े वाले से छोटा, मतलब उनके बीच में कहीं पे रहता है। ठीक है। और न्यूमेरिकली लगाने के लिए मैंने बताया था केवल 2 फॉर्मूलों को ध्यान रखिए। तो हमने इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर लिए थे। यही 2 फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स हमने लगा लिए थे। तो आप एक बार न्यूमेरिकल को फिर से रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, है ना। बस एक ही फॉर्मूला है इसमें। कभी मास ऑफ सोल्यूट पूछ सकता है, मास ऑफ सॉल्वेंट पूछ सकता है ना, जो भी रहेगा। मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट बोलना तो यहाँ पे सही नहीं है। दोनों सॉल्यूशन में से किसी सॉल्यूशन का मास, किसी सॉल्यूशन का मोलर मास एटसेट्रा कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 2 न्यूमेरिकल मैंने दिखाए थे आपको, देखो एकदम आसान तरीके से न्यूमेरिकल लग जाते हैं। ध्यान बस ये रखना, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा इनका वो दोनों के सम के बराबर होता है ना, इंडिविजुअली दोनों के प्योर फॉर्म में। एक और न्यूमेरिकल हमने किया था उसी तरीके का था, इसमें मोलर मास पूछ लिया था और इसमें वेट पूछ लिया था उस सब्सटेंस का। ठीक है ना। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। और हमने ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था डिटर्मिनेशन ऑफ RLBP बाई ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड। और मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट मतलब कि थोड़ा सा मेथड है ये डिटरमाइन करने का, क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये JEE के एग्जाम में आज तक पूछा नहीं गया इसके ऊपर न्यूमेरिकल कोई। तो न्यूमेरिकली भले ही नहीं आता, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड, जो हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालने के काम आता है। तो इसको मैंने स्टार्ट कर दिया था। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये पढ़ने के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया था, RLBP ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड में क्या किया था, मैंने एक सॉल्यूशन लिया था। उस सॉल्यूशन में RLBP की अगर बात कर रहा हूँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो जाहिर सी बात है कौन से सॉल्यूशन की बात होगी? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कब देखते हैं हम लोग? जब किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स डाले जाते हैं। तो सॉल्वेंट हमारा लिक्विड फेज में रहेगा और उसके अंदर सोल्यूट कैसा डाला जाएगा? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जो खुद वेपर नहीं बनाएगा। तो उसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है। तो देखो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड का नॉन वोलेटाइल टाइप का सोल्यूट होता क्या है इसमें? करना क्या हमने ये RLBP मेथड है, ओस्टवाल वॉकर मेथड। RLBP निकालने का ओस्टवाल वॉकर मेथड यही कहता है, हमें मास दिया रहता है कि कोई सॉल्यूशन कितना वेट लॉस कर रहा है या कोई सॉल्वेंट कितना वेट गेन कर रहा है, इस तरीके से, है ना। हमें लॉस और गेन के बेसिस पे वेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और उस वेट की हेल्प से हमें पता करना होता है कि RLBP की क्या वैल्यू होगी। न्यूमेरिकली भी मैं अभी दिखाऊंगा कैसे,
तो इसके पहले कॉन्सेप्ट्स को समझ लो क्या करना है। जैसे हमने एक सॉल्यूशन लिया, इधर से अगर हमने एक पाइप के थ्रू अटैच किया और यहाँ से ड्राई एयर को पास कराया, तो ड्राई एयर का काम क्या होता है, जितना भी मॉइस्चर मिलेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब यहाँ से जब ये अंदर जाएगा तो ड्राई एयर के फॉर्म में रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो भी वेपर रहेंगे इन वेपर्स को ये क्या करेगा, ड्राई एयर एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके जब बाहर निकलेगा दूसरे पाइप के थ्रू तो ये कैसा हो जाएगा, मॉइस्ट एयर हो जाएगा, क्योंकि इसने यहाँ के सारे वेपर को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर सपोज करो यहाँ से जब एंटर करते वक्त ये 50 ग्राम था, इसका वेट कितना था, 50 ग्राम, तो जब बाहर निकलेगा तो अब क्या 50 ग्राम रहेगा, नहीं, वो कितना हो चुका होगा, कुछ बढ़ चुका होगा। सपोज करिए कि 100 ग्राम हो गया, कितना हो गया, 100। तो आखिर 50 ग्राम से एंटर किया और 100 ग्राम हो गया, तो 50 ग्राम किसकी वजह से आया, इसी वेपर की वजह से आया। तो ड्राई एयर का खुद वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ड्राई एयर का खुद वेट क्या हो जाता है, वेट गेन, मतलब इसका वेट क्या हो जाता है, खुद बढ़ जाता है। और इस कंटेनर का वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसके वेपर को ही तो इसने गेन किया ना, तो इस कंटेनर का वेट थोड़ा सा घट जाता है। तो सॉल्यूशन का सपोज करिए आपको वेट लॉस दे देता है क्वेश्चन में, ये बताएगा हमें, तो इसका वेट लॉस मान लो कितना दे दिया, x ग्राम। तो जो भी इसने वेट गेन किया है, ये वेट गेन इसी x ग्राम के करस्पॉन्डिंग किया है, और ये x ग्राम के करस्पॉन्डिंग जो वेट गेन हुआ है इसी वेपर की वजह से हुआ है। तो जैसे बाहर निकलते समय पी एयर प्लस एब्जॉर्ब वेपर, जितना वेपर था उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसी वेपर को एब्जॉर्ब करने की वजह से उसका क्या हुआ है, वेट गेन हुआ है। तो अगर मैं बात करूं तो जो भी ये वेट लॉस होगा, ये जो वेट लॉस होगा इस सॉल्यूशन का, वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा ये वेपर प्रेशर बनेगा उतना ज्यादा इस सॉल्यूशन का क्या होगा, वेट लॉस, क्योंकि जितना ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा ड्राई एयर उतना ज्यादा लेके बाहर निकलेगा, तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ज्यादा सॉल्यूशन का क्या होगा, वेट लॉस। ये लास्ट क्लास में मैंने समझा दिया था। तो आपका जो ये वेट लॉस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाता है, वेपर प्रेशर के। जिस वेपर से गुजरेगा उस वेपर के करस्पॉन्डिंग वहां पे वेट लॉस हमें दिखाई देने वाला है। तो ये हमने सीख लिया था। इसको मैं दूसरे तरीके से भी ये समझा सकता हूं आपको कि जो भी ये वेट लॉस होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। इसको देखो इससे भी सोच सकते हो, आइडियल गैस इक्वेशन से भी कर सकते हैं। देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा देते हैं। अगर इस वेपर के ऊपर हमने क्या लगा दिया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो अगर इस वेपर फेज के ऊपर अगर हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई कर दिया, तो देखो प्रेशर जो होता है, मैंने बताया था वेपर प्रेशर इज नथिंग बट द इट इज द मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर। तो इस वेपर प्रेशर को मान लो मैंने क्या लिख दिया, पीए, ठीक है, इनटू वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंज होने वाला नहीं है। ड्राई एयर के करस्पॉन्डिंग बात करो तो जितना एयर आप भेजोगे उतना ये एयर का वॉल्यूम बाहर निकलने वाला है, तो वॉल्यूम में कोई चेंज होने नहीं वाला, वो कांस्टेंट ही रहेगा। मोल्स क्या होगा, मोल्स इसी वेपर का देखोगे तो मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, सपोज करो इसके x ग्राम का वेपर में कन्वर्ट हुआ है, इसका कितना x ग्राम वेपर फॉर्म में घूम रहा है, तो मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इनटू आर तो कांस्टेंट होता है, इनटू टी किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होता है। मैंने बताया था वेपर प्रेशर टेम्परेचर से बदलता है, तो टेम्परेचर भी आप फिक्स रखोगे। तो देखो टेम्परेचर आपका बदलने नहीं वाला, फिक्स ही रहेगा। आर हमारा कांस्टेंट ही होता है। बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी इसका क्या है, कंटेनर का फिक्स ही रहेगा। तो ये जो पार्शियल प्रेशर आया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी फिक्स ही होता है। जैसे आपने वाटर लिया है अदर सॉल्वेंट, तो वाटर का मोलर मास 18 हो जाएगा, बेंजीन लिया है तो 78 है ना। तो सब चीज का मोलर मास भी क्या है, सॉल्वेंट का फिक्स है। तो ये जो पीए है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके दिख रहा है आपको, एक्स के। तो यहां से भी ये चीज प्रूव की जा सकती है, पर ये समझना ज्यादा आसान है कि जितना वेपर जितना वेट लॉस होगा है ना, यहाँ से जो भी वेट लॉस होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, इसी वेपर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग होगा। तो पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाता है, एक्स के। और इसको आप आइडियल गैस इक्वेशन से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कि जो भी वेट लॉस होगा ये एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मतलब मोल्स उतने ज्यादा वेपर बनेंगे, उतने ज्यादा वेपर बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा बनेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जितना ज्यादा वेट लॉस होगा इसके अंदर जितनी कमी होगी, जितनी ज्यादा वेट लॉस होगा, इस एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ज्यादा वेट लॉस होगा, और वो किसके करेस्पॉन्ड करेगा, उतने ज्यादा वेपर के करेस्पॉन्ड। तो आई होप कि ये समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और एक इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। अब इसको और थोड़ा हम लोग है ना, अब जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन से ही केवल, मैं अब 2-3 कंटेनर लगा के भी दिखा सकता हूं कि पहले कंटेनर सॉल्यूशन है बाद में सॉल्वेंट है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछा होता कि सॉल्वेंट के थ्रू पास कराया है, देखो जैसे मान लो एक बार और मैं बनाऊं, और सपोज करिए आपका केवल सॉल्वेंट लिया है उसने, सोल्यूट नहीं है, और सॉल्वेंट के थ्रू यही काम हो रहा है अगर,
मान लो ड्राई एयर को भेजा यहाँ से, और यहाँ से ड्राई एयर को बाहर निकालेंगे। यहाँ से हमने क्या किया, ड्राई एयर को एंटर करा है, ठीक है। तो ड्राई एयर को जैसे यहाँ से डालोगे और जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो कैसा हो जाएगा, मॉइस्ट एयर हो जाएगा। ड्राई एयर को मैंने डीए लिख दिया, ठीक है ना। दिस इज डीए मतलब ड्राई एयर, और ये क्या है, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर को एम ए लिख देता हूँ, ये दा है और ये मा है ना। तो ड्राई एयर एंटर किया और निकलते समय कैसा हो जाएगा, मॉइस्ट एयर। ये चूंकि सॉल्वेंट है तो बताओ इसका वेपर प्रेशर कितना रहेगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट तो हमेशा पी नॉट ए लिखते हैं, सॉल्वेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो वेपर प्रेशर कितना लिखोगे इसका बेटा, पी नॉट ए लिखोगे। जैसे ड्राई एयर यहाँ से गया होगा, उसने यहाँ जो भी वेपर बना होगा, इस वेपर को उसने क्या किया होगा, इस वेपर को पूरा एब्जॉर्ब किया होगा, और एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हुआ होगा, मॉइस्ट एयर में। सपोज करो तो क्या ये मॉइस्ट एयर में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ से सॉल्वेंट का वेट लॉस होगा कि नहीं होगा, अभी भी वेट लॉस होगा, क्योंकि इसका जो भी वेपर था उस वेपर को तो मॉइस्ट ड्राई एयर ने लेके निकल लिया ना। तो इसका मान लो वेट लॉस मैंने मान लो फिर से आपको बोल दिया, सपोज करो यहाँ मान लो वाई ग्राम मैंने बोल दिया, कितना बोल दिया, वाई ग्राम। इस बार मैंने वेट लॉस इसका कितना कह दिया, सॉल्वेंट का वाई ग्राम। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आपको बताओ एक्स की वैल्यू बड़ी होगी कि वाई की वैल्यू बड़ी होगी। एक्स की वैल्यू बड़ी कहलाएगी कि वाई की वैल्यू बड़ी कहलाएगी, तो वो डिपेंड करता है किसका, कितना ज्यादा वेपर को एब्जॉर्ब करता है। तो कैसे डिसाइड करोगे बेटा। अच्छा ये पहले तो ये जो वाई ग्राम का लॉस होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, जितना ज्यादा यहाँ पे बनेगा। मतलब ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या, पी नॉट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। जैसे अभी मैंने ऊपर समझाया वैसे ही, जैसे ये समझाया मैंने वैसे ही, क्या ये जो वाई ग्राम वेट लॉस हुआ है, वाई ग्राम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट ए के रहेगा कि नहीं। जितना ज्यादा यहाँ पे वेपर बनेगा उतना ज्यादा वेट का लॉस होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा मॉइस्चर के फॉर्म में वो लेके निकलेगा। तो पी नॉट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, वाई के। मेरा सवाल ये है कि कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है एक्स इज इक्वल टू वाई, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, थर्ड ऑप्शन दे रहा है एक्स इज लेस देन वाई, एंड डी मान लो दे रहा है कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन। मैंने मान लो आपको दोनों में सॉल्वेंट सेम दिया है, फॉर सेम सॉल्वेंट, फॉर सेम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सेम दिया है, मान लो दोनों में H2O दिया है। इसमें भी सॉल्वेंट H2 है और इसका भी सॉल्वेंट क्या है, H2 है। यहाँ पे प्योर H2 है और यहाँ पे H2O के अंदर सपोज करो कोई सोल्यूट डाला हुआ है, जैसे NaCl डाल दिया है या ग्लूकोज यूरिया कुछ भी डाल दिया है, ठीक है। तो एक ये सॉल्यूशन है और एक ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है। तो आपको बताना है कि सेम सॉल्वेंट के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे इसमें किसका ज्यादा वेट लॉस होगा, तो डिपेंड करेगा, देखो कहाँ पे वेपर ज्यादा बनेगा वहां पे उतना ज्यादा लॉस होगा। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीए है, और ये किसका वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का। अब पीए और पी नॉट ए में क्या रिलेशन होता है पता है आपको, पीए और पी नॉट ए में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो प्योर वेपर प्रेशर तो हमेशा क्या होगा, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है, तभी तो हम लोगों का नाम ही आता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कमी का होना, और वेपर प्रेशर में कमी कब होगा, जब उसके अंदर कोई सॉल्यूट डाल दिया जाता है, मतलब वो सॉल्यूशन बन जाता है। तो हमें पता ही है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है इट इज ऑलवेज लेस देन प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ये होता है कि नहीं। तो पी नॉट ए तो पी ए से ज्यादा होगा, तो अगर पी नॉट ए पी ए से ज्यादा होगा तो यहाँ पे ज्यादा वेपर बना होगा, इसका मतलब यहाँ पे वेट लॉस भी क्या होगा, ज्यादा। तो आंसर हमारे लिए क्या आ जाएगा, वाई शुड बी ग्रेटर देन एक्स। तो कहाँ से ऑप्शन आएगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए होंगे कि कैसे कर रहे हैं ना। जितना ज्यादा वेट लॉस किसका ज्यादा होगा, सॉल्यूशन से ज्यादा वेट लॉस होगा कि सॉल्वेंट से। तो सॉल्वेंट से वेट लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में है, और प्योर फॉर्म में तो इसका वेपर का अमाउंट यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा, और ज्यादा होगा। पी नॉट ए तो पी ए से बड़ा ही होता है, तो जितना ज्यादा वेपर होगा उसका वेट लॉस भी उतना ही ज्यादा। तो वाई विल बी ग्रेटर देन एक्स। तो ये एक सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। अब मैं दोनों को जोड़ के दिखा रहा हूं कि सॉल्यूशन से पास कराया फिर सॉल्वेंट से पास कराया, या पहले सॉल्वेंट से फिर सॉल्यूशन से। 1000 केसेस पॉसिबल है, मैं 2-3 आपको बस समझाऊंगा, उतने से आइडिया आपको लग जाएगा कि कोई क्वेश्चन कैसे हमें करना है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं समझाता हूँ इसके आगे। चलो तो बेटा इसके आगे हम देखते हैं, ये तो केस समझ गए ना, सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट जब सिंगल सिंगल हो तो कैसे करना है। अब क्या करता हूँ मैं, सॉल्यूशन से पास करा के सॉल्वेंट से पास कराता हूँ, दोनों को एक साथ जोड़ता हूँ, फिर देखो क्या होता है ना। नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं। केसेस बहुत सारे पॉसिबल हैं, तो मैं कुछ ही लिमिटेड केसेस आपको क्लास में करवा सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वाला केस आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ रहेगा, है ना। 2 कंटेनर मैंने मान लो ले लिया। फर्स्ट में मान लो मैंने आपका प्योर क्या ले लिया है, सॉल्यूशन ले लिया,
पहले में केवल क्या लिया है, सॉल्यूशन, और सेकंड वाले में मान लो हमने क्या ले लिया, सॉल्वेंट। तो पहले हमने क्या किया, इसमें से ड्राई एयर को पास करा दिया हमने, इसके अंदर ड्राई एयर को पास कराया, और यहाँ से ड्राई एयर को हमने जब एग्जिट करेंगे तो किस एयर में कन्वर्ट हो चुका होगा, मॉइस्ट एयर के अंदर। और फिर इसको डायरेक्ट ना लेने की बजाय इसको हमने फिर से कहाँ से पास करा दिया, सॉल्वेंट के अंदर, इसको हमने सॉल्वेंट में डाल दिया, और फिर सॉल्वेंट से हमने डायरेक्ट बाहर की तरफ निकाला, सॉल्वेंट से हमने कहाँ निकाला, बाहर की तरफ। तो देखो क्या क्या होगा यहाँ से, अब इसको समझते हुए चलिए जरा सा क्या हो रहा है। देखो ये सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन था, तो यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर होगा, ये सॉल्यूशन का वेपर होगा। तो सॉल्यूशन का अगर ये वेपर है तो मान लो इसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को किससे डिनोट करते हो, पीए से। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर को मान लो मैंने पीए से डिनोट कर दिया। यहाँ पे किसका वेपर होगा, यहाँ पे वेपर होगा किसका, ये भी वेपर है, लेकिन इस बार ये किसका वेपर है, दिस इज द वेपर ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को वीपी लिख रहा हूं मैं, वेपर प्रेशर को किस से डिनोट करते हैं, पी नॉट ए से, प्योर सॉल्वेंट है ना केवल, तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को पी नॉट ए से, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को पीए से। अब क्या किया हमने, यहाँ से किसको पास कराया है, ड्राई एयर को, ठीक है। तो बेटा जैसे ही ड्राई एयर यहाँ से एंटर करेगा, जब यहाँ से वो ड्राई एयर बाहर निकलेगा, यहाँ से देखो ये ड्राई एयर सपोज करिए एंटर कर रहा है, और जैसे ड्राई एयर यहाँ से बाहर निकलेगा तो ड्राई एयर बाहर निकलते समय कौन से एयर में कन्वर्ट हो चुका होगा, क्या अब ये ड्राई एयर रहेगा, नहीं, दिस एयर इज नाउ मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर को एम ए से लिख रहा था, ड्राई एयर को डी ए, मॉइस्ट एयर को एम ए। तो जब इसमें से बाहर निकलेगा तो इस वेपर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये ड्राई एयर इस वेपर को एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो गया, मॉइस्ट एयर। इस मॉइस्ट एयर को हमने डायरेक्ट किसके अंदर पास करा दिया है, सॉल्वेंट के अंदर। अब सॉल्वेंट से जब निकलेगा तो फिर से बताओ यहाँ कौन सा एयर ही रहेगा, अभी भी ये मॉइस्ट एयर ही रहेगा, कौन सा एयर रहेगा, मॉइस्ट एयर रहेगा। अब समझना जरा कॉन्सेप्ट को। अब अगर ड्राई एयर को यहाँ से पास करा वेपर प्रेशर, जब यहाँ से ड्राई एयर बाहर निकलेगा, है ना, सॉल्यूशन में से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, तो ये कितना वेपर प्रेशर लेके निकलेगा, पीए। कितना, जितना ड्राई एयर से एंटर करेगा, जिससे ध्यान रखना जिस कंटेनर से ड्राई एयर को पास कराओगे बाहर निकलते समय वो उसी के करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर को लेके निकलता है। जैसे यहाँ से ड्राई एयर एंटर किया तो इसका वेपर प्रेशर कितना है, पीए, तो बाहर निकलते समय उस मॉइस्ट एयर का वेपर प्रेशर कितना रहेगा, पीए, तो यहाँ पे पीए से एंटर होगा, ठीक है। ये हमारा फिर यही वेपर प्रेशर ये पास हो रहा है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। तो जब इस सॉल्वेंट के अंदर से जब ये मॉइस्ट एयर के फॉर्म में बाहर निकलेगा, अब मैं पूछूं यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, जब यहाँ पे बाहर निकलेगा तो जिस कंटेनर से पास होता है ना उसका वेपर प्रेशर लेके बाहर निकलता है। जब सॉल्यूशन से पास कराया तो इसका वेपर प्रेशर पीए लेके निकला, जब सॉल्वेंट से पास कराएंगे इस मॉइस्ट एयर को तो अब ये किसके वेपर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग निकलेगा, इसके सॉल्वेंट के, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट ए। तो जब यहाँ से ये बाहर मॉइस्ट एयर निकलेगा तो इसका वेपर प्रेशर कितना दिखाई देगा हमें, पी नॉट ए दिखाई देगा। अब मेरा सवाल ये, पी नॉट ए और पी ए में कौन बड़ा है, तो हमें पता है पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए, ठीक है ना। जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो तो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो क्या समझे आप लोग, अगर मान लो यहाँ से 50 लेकर आया, यहाँ से सपोज करो पी नॉट ए की वैल्यू हमेशा पी ए से क्या होगी, बड़ी होगी, पी ए छोटा होता है, पी नॉट ए ज्यादा। मान लो सपोज करो कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 100 है, कितना है इसका, 100, इसका 100 है तो सॉल्यूशन का जाहिर सी बात है कम होगा। सपोज करो कि सॉल्यूशन का कितना है, 80। तो जब इसके अंदर ड्राई एयर को पास किया और इससे बाहर निकलेगा तो किससे निकला, 80 से निकला, 80 एटीएम का मान लो के लिए 80 टॉर्क का लेके निकल रहा है। और जब ये 80 टॉर्क का अंदर से पास हुआ तब उसका वेपर प्रेशर कितने में बदल चुका है, 100 टॉर्क में। मतलब घुसा तो वो 80 के साथ और बाहर निकलते समय कितने से निकल रहा है, 100 के साथ। मतलब उसने कितना वेपर एब्जॉर्ब किया, अगर मेरा सवाल ये हो कि कितना वेपर एब्जॉर्ब किया उसने, तो कितना एब्जॉर्ब किया होगा उसने, 80 से अगर घुसा है और 100 से बाहर निकला है, मतलब 20 एब्जॉर्ब किया है। तो 20 कैसे पता चलेगा, पी नॉट ए माइनस पी ए से। तो यहां से अगर मेरा बस ये सवाल हो कि यहां से कितना वेपर एब्जॉर्ब हुआ है, यहां से अगर मैं पूछूं कि कितना वेपर एब्जॉर्ब हुआ है ना, कितना वेपर सॉल्वेंट से एब्जॉर्ब हुआ, तो क्या सॉल्वेंट से कितना वेपर एब्जॉर्ब होगा, क्या समझोगे। 80 से एंटर किया है, अगर उसने 80 से एंटर किया है और बाहर निकलते समय उसका 100 हो जा रहा है, मतलब यहाँ से उसने 20 एब्जॉर्ब किया होगा केवल। और वो 20 अगर एब्जॉर्ब किया है तो 20 एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या, ये 80 है ये 100 है, तो क्या 100 माइनस 80 कर देंगे तो 20 मिल जाएगा। मतलब सॉल्वेंट से गुजरते समय उसने कितना इस वेपर का एब्जॉर्ब किया होगा, तो वेपर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू कितना आएगा इसके लिए, पी नॉट ए माइनस पी ए।
है ना। बस ये कॉन्सेप्ट पकड़ना होता है, जिस कंटेनर से निकलेगा उस कंटेनर के वेपर प्रेशर को लेके वो बाहर निकलेगा। तो चूंकि सॉल्वेंट से निकल रहा है तो अब किस वेपर प्रेशर से निकलेगा, पी नॉट ए। जब सॉल्यूशन से निकलेगा तो किस वेपर प्रेशर से निकलेगा, पी ए। पी ए और पी नॉट ए में कौन बड़ा है, पी नॉट ए बड़ा है। तो मैंने डेटा दो कह दिए कि न्यूमेरिकली ध्यान रखने के लिए आसान होता है। ये सपोज करो 80 से इंटर किया, 80 टॉर से निकलते समय उसका 100 टॉर हो गया, तो उसने कितने का गेन किया, 20 टॉर का। तो 20 टॉर यहीं से लिया है ना, तो इसका मतलब कितना उसने वेपर एब्जॉर्ब किया है। तो वेपर एब्जॉर्ब अगर आपसे मैं पूछूं कितना हुआ, तो किसके बराबर होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए। 100 माइनस 80, तो पता चल जाएगा कितना वेपर यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा। समझे क्या बात को। तो वेपर एब्जॉर्ब जो होगा पी नॉट ए माइनस पी ए। अच्छा, अब अगली चीज अगर मैं पूछूं सॉल्यूशन का क्या हुआ होगा, वेट लॉस हुआ होगा कि नहीं। तो चूंकि यहाँ से कुछ तो वेपर ये ड्राई एयर गया और यहाँ से वेपर एब्जॉर्ब करके मॉइस्ट एयर में कन्वर्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हुआ होगा, वेट लॉस तो हुआ ही होगा। ठीक है, सपोज करो इसका वेट लॉस मैंने कह दिया आपको x ग्राम हुआ, है ना। RLVP का मतलब ये वो स्टॉल वॉकर मेथड का हमें मास के करस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग RLVP को कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मान लो वेट लॉस कितना हो गया, x ग्राम का हो गया। ठीक है, अब जब यहां से पास हुआ तो यहां से भी कुछ वेपर एब्जॉर्ब किया है क्या, यहां भी वेपर एब्जॉर्ब ही किया है। कितना वेपर एब्जॉर्ब किया है, पी नॉट ए माइनस पी ए। तो अगर कुछ वेपर को एब्जॉर्ब किया है तो यहाँ भी सॉल्वेंट का भी क्या हुआ होगा, वेट लॉस हुआ होगा। तो सॉल्यूशन का भी वेट लॉस हुआ और सॉल्वेंट का भी। सपोज करो सॉल्वेंट का वेट लॉस को मैंने कितना लिख दिया, y ग्राम। सॉल्वेंट के वेट लॉस को कितना लिख दिया, y ग्राम आपका। तो क्या अब हमने जो पीछे अभी सीखा कि जो वेट लॉस होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, जिस वेपर प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है। जितना वेपर प्रेशर एब्जॉर्ब करता है, जितना वेपर प्रेशर यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा उसी के करस्पॉन्डिंग वेट लॉस होता है। तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि यहाँ से जो भी वेपर प्रेशर निकल रहा है पी ए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, एक्स। जितना ज्यादा यहाँ से वेपर एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा सॉल्यूशन का क्या होगा, वेट लॉस। तो x की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी, जितना ज्यादा वेट लॉस उतना ज्यादा पीए की वैल्यू होगी, वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा लेके निकलेगा। तो पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और यहाँ पे चूंकि वेट लॉस कितना हो रहा है, y ग्राम, और वेपर कितना एब्जॉर्ब हुआ है यहाँ से, तो यहाँ से कितना एब्जॉर्ब हुआ है, पी नॉट ए माइनस पी ए। यहाँ पे कितना एब्जॉर्ब हुआ है, पी नॉट ए माइनस पी ए। ठीक है ना, 80 से घुसा था 100 से निकल रहा है, मतलब 20 एब्जॉर्ब किया है। और 20 का मतलब क्या, पी नॉट ए माइनस पी ए एब्जॉर्ब किया है। तो यहाँ पे जो होगा पी नॉट ए माइनस पी ए, ये किसके करेस्पॉन्डिंग होगा, वाई के होगा। ठीक है, ये वाई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वेट लॉस, वाई की वैल्यू जितनी ज़्यादा वेट लॉस उतना ज़्यादा, इसका मतलब उतना ही ज़्यादा वेपर यहाँ से एब्जॉर्ब होगा। और कितना वेपर एब्जॉर्ब होता है, पी नॉट ए माइनस पी ए। ठीक है, तो पी नॉट ए माइनस पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, वाई के। अब हमसे बस RLVP का देखो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमें निकालना सीखना है ना। तो RLVP इज इक्वल टू क्या होता है, RLVP इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। पढ़ा हमने, RLVP पढ़ा है ना पहले। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट ए माइनस पी ए, और रिलेटिव चूंकि आ गया तो रिलेटिव का मतलब किसके, इनिशियल के करेस्पॉन्डिंग, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। ये पढ़ा था। और यही हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर भी होता था, ध्यान हो तो, है ना। इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये RLVP हमने पढ़ लिया है पहले ही। तो अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। तो अगर मान लो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटा के मैं मान लो कोई कांस्टेंट के डाल दूं, तो क्या इसको पी ए इज इक्वल टू के एक्स कह सकते हैं। और यहाँ भी मान लो प्रोपोर्शनलिटी हटा रहा हूँ, तो पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू क्या, के वाई कह सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी डाल दिया के, तो बस अभी देखो बेटा इससे निकल जाएगा। RLVP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RLVP इज इक्वल टू क्या आएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए। तो पी नॉट ए माइनस पी ए की जगह पे कितना रख सकता हूँ मैं, के वाई रख सकता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। तो क्या पी नॉट ए को मैं पी नॉट ए माइनस पी ए प्लस पी ए लिख दूँ तो कोई गुना तो नहीं हो जाएगा। पी ए को घटा भी दिया और पी ए को जोड़ भी दिया, तो क्या इस पी नॉट ए को, समझ रहे हैं, इस पी नॉट ए को क्या मैं लिख सकता हूँ, पी नॉट ए माइनस पी ए प्लस पी ए। माइनस पी ए प्लस पी ए जोड़ घटा दिया तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, वही जोड़ा और वही चीज घटा दिया। तो देखो इसका ये क्यों करना पड़ा हमें, क्योंकि हमें तो वैल्यू चाहिए ना। तो देखो ऊपर तो क्या हो गया, के वाई, नीचे आपका पी नॉट ए माइनस पी ए, हमें पता है ये किसके बराबर है, के वाई के बराबर। तो ये हो गया के वाई के बराबर, प्लस पी ए किसके बराबर है, के एक्स के। तो देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तो कट ही जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या आया, वाई अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक है,
तो एक के वगैरह डालने की जरूरत नहीं थी, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिख सकता था। पी नॉट ए माइनस पी ए की जगह पे कितना आ गया आपका वाई आ गया, और नीचे पी नॉट ए था ना, तो पी नॉट ए को इस तरीके से तो लिख ही सकते हो। तो ये क्या आ गया वाई अपॉन वाई प्लस एक्स। तो यहाँ से देखो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैंने बता दिया, ऑस्टॉल वॉकर मेथड्स में हमें क्या दिया रहता है, मास दिया रहता है, और दिए हुए मास के करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना होता है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो एक आपका सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन में कितना वेट लॉस होगा ये क्वेश्चन में गिवन होगा, सॉल्वेंट में कितना वेट लॉस होगा ये क्वेश्चन में गिवन होगा, और हमसे पूछेगा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताइए। तो हमारा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से इस तरीके, ये रटना नहीं है फॉर्मूला है ना, इसको समझ के बनाना है बार बार फॉर्मूले, क्योंकि केसेस तो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, हो सकता है मैं सॉल्वेंट आगे कर दूं, सॉल्यूशन पीछे कर दूं, अभी दिखा रहा हूं मैं, है ना, वेरियस टाइप ऑफ केसेस में भी पॉसिबल। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, वाई अपॉन वाई प्लस एक्स। कभी कभी क्वेश्चन में हमसे मोलर, ये यही चीज देखो एक्स बी के भी बराबर है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर है। तो यहाँ से कभी कभी देखो मोलर मास ऑफ हमें सोल्यूट का भी पूछ लेता है, तो कैसे निकालोगे, एक्स बी इज इक्वल टू क्या, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, और मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हो, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई एन ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो देखो यहाँ से भी कभी कभी हमसे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करवा लेता है, तो ये कैलकुलेट करने में इसी से यूज करना है बस। ये तो किया हुआ है ना हमने RLBP में, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो इसके करेस्पॉन्डिंग। तो एक केस और मैंने समझाया किस तरीके से हो रहा है आपको, ठीक है। तो आई होप कि ये भी केस क्लियर हो गया हमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और केस लेता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में लेता हूँ, एक और केस समझाता हूँ मैं। चलो तो बेटा एक और अगला केस में लेता हूँ, है ना। अब उसमें मैं क्या करता हूँ, ये सॉल्यूशन सॉल्वेंट था ना, सॉल्वेंट को इधर रख सकते हैं, सॉल्यूशन को इधर भी रख सकते हैं, बताया ना मैंने। तो मैं एक और केस ले लेता हूँ जिसमें आपको एक्सचेंज करके दिखाता हूँ, या पहले मैं डिहाइड्रेटिंग वाला केस समझा देता हूँ आपको, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैसे डालते हैं। तो नेक्स्ट केस लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो बहुत सारे हैं ना, इनफाइनाइट केसेस पॉसिबल है, ऐसा कुछ रटने वाली चीज नहीं। आप एक बार बस इसे समझ लोगे तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए हम बना सकते हैं कि कहाँ से क्या चीज बस हमें करना है। इस बार भी मैंने क्या किया, 2 कंटेनर ले लिए, इस बार भी 2 कंटेनर हमने ले लिए, ठीक है। एक कंटेनर में हमने पहले देखो उसमें मैंने सॉल्यूशन डाला था ना, अब इस बार मान लो मैंने पहले सॉल्वेंट ले लिया और बाद वाले में क्या ले लिया हमने, सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। एक में सॉल्वेंट, सेकंड में हमने सॉल्यूशन ले लिया। इसके अंदर फिर से वही काम करना, हमें ड्राई एयर को पास करा दिया यहाँ से, ठीक है। और इस बार मैंने बस थोड़ी सी चेंज की है, ये ड्राई एयर जब पास हो रहा है तो यहाँ पे बीच में मैंने एक बल्ब लगाया है, ये बल्ब है ना, इस बल्ब के अंदर मैंने डिहाइड्रेटिंग एजेंट को रखा है, दिखा रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ कैसे। ये यहाँ पे हमने एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट रखा है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब जानते हैं, जो ऐसा एजेंट, ये हमारा क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, पूरे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे बल्ब में हमने क्या रख दिया है, इस बल्ब, इसको बल्ब बोलते हैं जनरली, है ना। तो इस बल्ब में हमने क्या रख दिया है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो भी वेपर यहाँ से आएगा ना उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर यहाँ से पास कराने के बाद सॉल्यूशन से पास करा रहे हैं, और फिर से हमने सॉल्यूशन से मान लो यहाँ से बाहर निकाला, और इसके करस्पॉन्डिंग भी मान लो यहाँ से फिर इसको हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट से पास करा दिया है। ये हमारे लिए क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है, समझे क्या बात को। और यहाँ से पास करा है, अब देखो होगा क्या, अब ये सिचुएशन को समझो जरा सा। यहाँ से हमने किसको पास कराया, ड्राई एयर को, यहाँ से किससे पास कराया, ड्राई एयर। जैसे ही ड्राई एयर यहाँ से पास आएगा, यहाँ जो भी वेपर है इन वेपर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये वेपर है हमारा, इस वेपर है तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा बता सकते हैं क्या, चूंकि सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का नोटेशन क्या होता है, पी नॉट ए। तो इसका वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट है। जैसे ही यहाँ से पास होगा, ड्राई एयर तो इंटर किया, यहाँ से पास होते समय वो कौन से एयर में कन्वर्ट हो चुका होगा, मॉइस्ट एयर के अंदर। जैसे ही वेपर लेके यहाँ से जाएगा तो कौन से एयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्राई एयर के बाद वो किस में आ जाएगा, मॉइस्ट एयर में। और ये मॉइस्ट एयर में आएगा, और इसका अगर मैं वेपर प्रेशर पूछूं आपसे कितना रहेगा, तो कितना रहेगा, पी नॉट ए।
क्योंकि जो भी यहाँ से वेपर है उसी को लेके जाएगा। तो इस मॉइस्ट एयर का वेपर प्रेशर अगर आपसे पूछूं तो कितना होगा, पी नॉट है। और जैसे ही देखो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के पास आएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम ही क्या है, पूरा का पूरा वेपर को क्या कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। और जैसे ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट से एब्जॉर्ब करने के बाद वो पास होगा, तो फिर यहाँ से पास होते समय कौन से एयर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से ड्राई एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्राई एयर, क्योंकि अब ये मॉइस्ट एयर नहीं रहा। देखो ड्राई एयर को पास कराया, जो भी वेपर था वो ड्राई एयर ने एब्जॉर्ब किया। ड्राई एयर जैसे यहाँ से पास हुआ किस में था, मॉइस्ट एयर में, और कितना वेपर प्रेशर लेके जा रहा था, पी नॉट है, जितना ही वेपर प्रेशर यहाँ पे बना होगा। जब ये इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट से पास होगा, ये क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट पूरा का पूरा इसके वेपर प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर इसने एब्जॉर्ब कर लिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने, यहाँ पे जो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, अगर इसने पूरे वेपर प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या इसका वेट गेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ मुझे। इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर का क्या, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका वेट गेन हो जाएगा। मान लो इसका वेट गेन हमें दे दिया है कितना, x ग्राम। अब मैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रिस्पेक्ट में समझा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने इसका क्या कर लिया, वेट गेन। सपोज करो वेट गेन कितना हो गया इसका, x ग्राम हो गया। तो जैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने पूरा वेपर तो ले लिया, फिर से इसको हमने छोड़ा, तो यहाँ से अब निकलते समय क्या हो जाएगा, ड्राई एयर। अब अगर ड्राई एयर के फॉर्म में आ रहा है, अब मैं इसका वेपर प्रेशर पूछूं तो कितना बताओगे यहाँ पे, 0, क्योंकि अब तो ये 0 प्रेशर के साथ आ रहा है ना। यहाँ से देखो, यहाँ पे जब जा रहा था तो पी नॉट ए के साथ जा रहा था, लेकिन डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने सारा वेपर इसका एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका खुद का डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वेट गेन कितना हो गया, x ग्राम मान लो। और यहाँ से जैसे ये ड्राई एयर पास होगा, तो अब ये मॉइस्ट एयर नहीं रह गया, ये कैसा हो गया, ड्राई एयर। और जब ड्राई एयर हो गया तो इसका वेपर प्रेशर अब कितना रहेगा, 0। और ये ड्राई एयर सपोज करो इसमें सॉल्यूशन के अंदर एंटर किया, और यहाँ पे सॉल्यूशन के वेपर है, ठीक है। और सॉल्यूशन के वेपर है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हम लोग लेते हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को हम लोग पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर से जब वो यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से निकलते समय फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मॉइस्ट एयर में। निकलते समय फिर से किस में आ जाएगा, मॉइस्ट एयर में आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ से तो एब्जॉर्ब कर लिया ना वेपर को। तो ड्राई एयर एंटर किया, फिर से किस में आ गया, मॉइस्ट एयर में। मॉइस्चर में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये मॉइस्ट एयर में आ गया। और मैं अगर यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर पूछूं, तो अब इसका वेपर प्रेशर कितना रहेगा यहाँ पे, पीए, क्योंकि यहाँ के वेपर को लेके जाएगा। तो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर कोई पूछे तो कितना बताओगे, पीए हो जाएगा वेपर प्रेशर। और ये पीए वाला वेपर प्रेशर से लेके जा रहा है, और फिर इसके अंदर आया, फिर यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो फिर कैसा हो जाएगा, ये ड्राई एयर हो जाएगा। यहाँ से बाहर निकलते समय क्या हो जाएगा, ड्राई एयर। और फिर से वेपर प्रेशर पूछूं तो अब कितना हो चुका होगा, 0। तो इस बल्ब ने भी कुछ एब्जॉर्ब किया होगा, इसने भी क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। तो इसका मतलब इसका भी कुछ वेट गेन हुआ होगा। सपोज करो इसका वेट गेन मैंने दे दिया आपको y ग्राम, ठीक है ना। इस बार मैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में समझा रहा हूँ, मतलब हमें अब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का वेट लॉस वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वेट गेन कितना हुआ, x ग्राम। इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वेट गेन कितना हो गया है, y ग्राम हो गया है अपने पास, ठीक है। तो इस सॉल्वेंट का क्या हुआ, वेट लॉस हुआ है, और इस सॉल्यूशन का भी क्या होगा, वेट लॉस ही होना है, ठीक है। लेकिन अब हमें इस सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हमें, ठीक है ना। मुझे लग रहा है दिख नहीं रहा होगा आपको, शायद कट जाएगा उसमें थोड़ा सा, ठीक है। तो देख लेना एक बार, पीडीएफ से ही देख लेना, मैं सेंड कर रहा हूँ ना पीडीएफ इसका। तो ये आपका वेट लॉस यहाँ भी हो रहा है, और वेट लॉस आपका यहाँ पे भी होगा। तो जो भी ये वेट गेन हुआ होगा, ये वेट गेन x हुआ होगा, ये किसके करस्पॉन्डिंग, इसी की वजह से हुआ होगा, इसी वेपर की वजह से। तो हम लोग क्या यहाँ से यही बात फिर से मैं कह सकता हूँ, ये जो x है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, पी नॉट ए के। क्यों बेटा, कह सकते हैं ना, ये जो भी वेट गेन हुआ होगा इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, वो इसी वेपर की वजह से हुआ है, और इसका वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट है। तो ये x जो होगा, वेट गेन x जो होगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट ए के, ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ से जब देखो एंटर किया है तो कैसा एयर था, ड्राई एयर था। तो अब ये जो भी वेट गेन हुआ होगा केवल इसी वेपर की वजह से हुआ होगा, ठीक है कि नहीं। ये जो वेट गेन हुआ होगा केवल इसी वेपर की वजह से। तो क्या यहाँ पे ये मैं कह सकता हूँ, ये जो y होगा, ये जो y होगा, ये वेट गेन कितना होगा, जितना ज्यादा है वेपर प्रेशर होगा। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ, ये जो y है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए। जो y है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पी ए के। और हमसे अगर क्वेश्चन में अब हमसे पूछा है, ये समझ गए दोनों, ये वेट गेन जो होगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का किसकी वजह से होगा, इस सॉल्वेंट के वेपर की वजह से, मतलब x विल बी प्रोपोर्शनल टू पी नॉट ए। और ये सॉल्यूशन के बाद से जब गुजर रहा है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने मॉइस्ट एयर को ड्राई एयर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ड्राई एयर जब आएगा तो जो भी यहाँ पे वेट गेन होगा ये केवल और केवल इसके वेपर की वजह से होगा। तो मतलब डेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए, तो y विल बी प्रोपोर्शनल टू पी ए। तो यहाँ से क्या हम लोग RLBP अगर मान लो हमसे पूछ लेता
कि RLVP बताइए, तो RLVP का फॉर्मूला क्या है, P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन P नॉट ए, यही होता है। तो बस हम लोग अभी मैंने बताया प्रोपोर्शनलिटी डालोगे तो यहाँ के डालोगे तो कट ही जाएगा ऊपर नीचे से रेशियो में। तो P नॉट ए की जगह पे KX लिखोगे तो उसे कितना लिख दूं मैं, X माइनस पी ए की जगह पे कितना लिखोगे Y, मतलब KY लिखते और नीचे K लिखते तो K से K कट जाता ना, और P नॉट ए अपॉन X। तो देखो ये फॉर्मूला हो गया इसका RLVP का। तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका RLVP का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, X माइनस वाई अपॉन एक्स। मुझे अगर इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने कितना वेट गेन किया, इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने कितना वेट गेन किया, ये बता दे अगर इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन, तो इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन की हेल्प से क्या हम लोग RLVP कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इस बार मैंने सॉल्वेंट का कितना वेट लॉस हुआ ये नहीं बताया, सॉल्यूशन का कितना वेट लॉस हुआ ये नहीं बताया। इस बार मैंने डिहाइड्रेटिंग एजेंट ने कितना मास गेन किया है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, और इसकी हेल्प से भी हम लोग इसे कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअली बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल है ना, आपको बता रहा हूँ ना, बहुत सारे पॉसिबल है। आपको बस देखना है जहां से निकलेगा, बस 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। क्या, ड्राई एयर जब पास होगा किसी भी कंटेनर के अंदर से तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉइस्ट एयर में, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो मॉइस्ट एयर में कन्वर्ट होगा, वो कितना वेपर लेकर जाएगा, जितना वेपर प्रेशर उस कंटेनर के अंदर मौजूद होगा, ठीक है, उसी वेपर प्रेशर के साथ वो बाहर निकलेगा। ये 2 चीजें बस हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और वेरिएशंस दिखाऊं इसका, और वेरिएशन पॉसिबल है इनके अंदर, देखो और वेरिएशंस, चलो मैं दिखाता हूं आपको और क्या क्या वेरिएशंस पॉसिबल है। देखो चलो एक और केस ले लेता हूं इसी पे। देखो हमने फिर से क्या किया, चलो नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं। देखिए एक और वेरिएशंस में दिखाता हूं, और वेरिएशन क्या क्या पॉसिबल है। वेरिएशंस काफ़ी हैं, है ना, आपको कुछ ही ध्यान रखने हैं जो मैं बता रहा हूँ। अगर एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे बेटा तो ये करने क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। वैसे मैंने बता दिया क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए हैं जनरली, पर पूछ ले तो हमें करने आना चाहिए। और देखो और वेरिएशंस क्या पॉसिबल है, जैसे मान लो फिर से मैंने यहाँ पे दे दिया आपको सॉल्वेंट दे दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्या दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है, सॉल्वेंट एक तरफ और दूसरे में सॉल्यूशन दे दिया। फिर से वही काम करना है हमें, मान लो यहाँ से ड्राई एयर को पास करा दिया, ठीक है, और इस बार जो है मैंने इस बार डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं डाला, इस बार सॉल्वेंट को डायरेक्ट किस में टच करा दिया, सॉल्यूशन में, किससे जोड़ दिया, सॉल्यूशन से, और फिर सॉल्यूशन से वेपर प्रेशर को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, इसमें कैसे करोगे, ये सिमिलर टू इस केस के जैसा है। देखो ये वाला जो केस किया था हमने इसी केस के जैसा है। इसमें मैंने सॉल्यूशन पहले लिया था, सॉल्वेंट बाद में। इसमें मैंने क्या कर दिया, सॉल्वेंट को पहले ले लिया, सॉल्यूशन को बाद में, ठीक है ना। तो कुछ भी केसेस हो सकते हैं, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि क्या केस दिया है सर क्या नहीं दिया है, कुछ भी दे दे, सोचना आपको अपने दिमाग से है, ठीक है। देखो वही सब काम है, इसमें भी ड्राई एयर को पास करा दिया हमने, ठीक है। जैसे ड्राई एयर पास कराएंगे, यहाँ सॉल्वेंट के खुद क्या होंगे, कुछ वेपर होंगे। तो जो सॉल्वेंट के वेपर हैं, तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, पी नॉट ए से, ठीक है। इसके वेपर प्रेशर को पी नॉट ए, जैसे ही यहाँ से गुजरेगा तो बताओ ये कौन से एयर में कन्वर्ट हो चुका होगा, ये अब हमारे लिए मॉइस्ट एयर हो चुका होगा, ठीक है। तो निकलते समय वो किस में आ चुका है, मॉइस्ट एयर। ये मॉइस्ट एयर यहाँ से पास होता हुआ आ रहा है, अभी मॉइस्ट एयर में कन्वर्ट हो चुका है। और मैं पूछूं इसका वेपर प्रेशर बताओ यहाँ पे कितना होगा, इस मॉइस्ट एयर का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो किसके बराबर होगा, पी नॉट ए के बराबर ही होगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे वेपर था उन्हीं को एब्जॉर्ब किया है ना इस ड्राई एयर ने। तो ये ड्राई एयर जब यहाँ से निकलेगा तो उसका वेपर प्रेशर अभी पूछूं यहाँ पे कितना रहेगा, इसमें मॉइस्ट एयर का वेपर प्रेशर, तो आपको कितना मिलेगा, पी नॉट ए, क्योंकि पी नॉट ए को लेके निकला है। अब देखो इसमें मैंने डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं डाला है कि वो 0 से निकले। अब जब वो यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से आते समय वो किस फॉर्म में है, मॉइस्ट एयर में ही है, क्योंकि डिहाइड्रेट तो हुआ नहीं है ये, मॉइस्ट एयर में। अब जब ये मॉइस्ट एयर यहाँ से सॉल्यूशन में आएगा तो ये सॉल्यूशन का भी कुछ वेपर है अपना, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पीए से। तो यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ से भी वेपर को क्या करेगा, या तो एब्जॉर्ब करेगा या लूज करेगा। अब वो देखो ये कंडीशन आ जाएगी। अब कैसे, जब यहाँ से निकलेगा तो अभी भी निकलते समय कौन से एयर के फॉर्म में रहेगा, मॉइस्ट एयर के फॉर्म में रहेगा। अभी भी निकलेगा तो कौन से एयर के फॉर्म में आएगा, मॉइस्ट एयर। कैसा आएगा, मॉइस्ट एयर। और मान लो आगे ऐसे दे दे हमें क्वेश्चन में कि आगे मैंने एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगा दिया, इसके क्या कर दिया, इसके आगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो अब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगा दोगे तो यहाँ से पास होते समय क्या हो जाएगा, फिर से ड्राई एयर में हो जाएगा। तो केसेस कुछ भी करा ले, दिमाग आपको लगाना है बस कि क्या हो रहा है, कैसे करना है हमें, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ से पी नॉट एस एंटर किया, पी नॉट एस एंटर किया तो यहाँ पे वेपर है। जब ये मॉइस्ट एयर में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, तो मैंने बताया जिस कंटेनर से निकलता है उसी के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो अगर वो सॉल्यूशन से निकलेगा तो अब इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, पीए। निकलते समय अब वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, इसका पीए हो जाएगा। अब देखो बेटा, अब ये अच्छा केस बन गया यहाँ पे, है ना। अगर मैं अब पूछूं आपसे कि इसने यहाँ पे पहले से देखो फर्स्ट वाले से, फर्स्ट कंटेनर से, इसको मान लो मैंने फर्स्ट बोल दिया, ये आपका फर्स्ट है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, और ये मान लो आपका सेकंड कंटेनर है ना, ये आपका सेकंड कंटेनर है। तो फर्स्ट कंटेनर से सॉल्वेंट से जैसे ही ड्राई एयर को पास करा हमने, इसने वेपर को एब्जॉर्ब किया और वेपर को एब्जॉर्ब करके बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे वेट लॉस हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। फर्स्ट कंटेनर से तो हमेशा वेट लॉस होना ही होना है, फर्स्ट कंटेनर से हमेशा क्या होगा, वेट लॉस होगा, क्योंकि वेपर को एब्जॉर्ब किया है। अब यहाँ पे समझना जरा सा, सपोज करो अब वही जो मैंने यहाँ पे समझाया था आपको, देखो ये मैंने समझाया था ना सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, मैंने इसकी वैल्यू कितनी दी थी, 80 से एंटर किया था और बाहर निकलते समय कितना हो गया था, 100। 80 से एंटर किया और निकलते समय 100 अगर हो गया तो उसने कितना एब्जॉर्ब किया था यहाँ से, 20, और वो किसके करस्पॉन्डिंग हो रहा था, पी नॉट ए माइनस पी ए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केस उल्टा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्वेंट पहले डाल दिया, सॉल्यूशन बाद में, ये जस्ट इसके उल्टा केस है, समझना जरा सा। सपोज करो इसका हमने सॉल्वेंट का कितना ले लिया, 100, और सॉल्यूशन का कितना, 80, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर 100 है और इसके वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 80। तो यहां से जब वो निकल रहा है तो कितने से जा रहा है, 100 के साथ, 100 के साथ वेपर प्रेशर कितना, 100। जैसे ही 100 के साथ इसमें एंटर किया, अब जब बाहर निकल रहा है तो किसके साथ निकल रहा है, 80 के साथ। अंदर तो एंटर किया 100 के साथ और निकलते समय कितना हो गया उसका, 80। इसका मतलब 20 कहां गया, तो उसने 20 इसके अंदर लूज कर दिया, 20 इसके अंदर क्या कर दिया, उसने लूज कर दिया है। गुस्सा तो 100 के साथ है और निकल किसके रहा है, 80 के साथ। इसका मतलब 20 का इसने उसमें क्या कर दिया, इसमें लूज कर लिया। अगर इसने अपने वेपर प्रेशर को यहाँ पे लूज किया है तो यहाँ पे बताओ वेट लॉस हुआ होगा कि वेट गेन हुआ होगा। तो अब यहाँ पे बेटा उल्टा वेट गेन हो गया, वेट लॉस नहीं हुआ, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। तो पहले हमने अब इस बार उल्टा केस किया है, पहले हमने सॉल्वेंट से पास कराया और बाद में सॉल्यूशन से पास कराया। तो सॉल्वेंट से निकलते समय तो निकला 100 के साथ, लेकिन जब सॉल्यूशन से पास हुआ तो कितना हो गया उसका, 80। इसका मतलब 20 कहाँ गया, तो 20 का वेपर उसने उल्टा इसमें छोड़ दिया है। तो अगर 20 का वेपर छोड़ दिया, इसका मतलब इस सॉल्यूशन का खुद का क्या हो गया, वेट गेन हो चुका है। सॉल्यूशन का खुद का क्या हो गया, वेट गेन हो जाएगा, जो भी रहेगा पहले से उससे थोड़ा सा वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ पाए क्या इस बात को। अब देखो इस बात को मैं बता देता हूं। तो फर्स्ट से ध्यान रखना हमेशा, फर्स्ट वाले से तो हमेशा वेपर क्या होने वाला है, एब्जॉर्ब होगा। फर्स्ट कंटेनर किस कोई भी हो, चाहे सॉल्यूशन हो, चाहे सॉल्वेंट हो, चाहे कुछ भी हो, फर्स्ट से तो जब भी ड्राई एयर को भेजोगे तो वेपर को क्या करने वाला है, एब्जॉर्ब करने वाला है। तो फर्स्ट में हमेशा वेपर एब्जॉर्ब होगा, और अगर वेपर एब्जॉर्ब हुआ तो वेट का लॉस होना फिक्स है, क्योंकि अगर वेपर एब्जॉर्ब हो गया तो फर्स्ट वाले कंटेनर का हमेशा क्या होता है, वेट लॉस होता है। ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट का हमेशा ही क्या होना है, वेट लॉस। सेकंड के अंदर पॉसिबिलिटीज हैं क्या, देखो सेकंड में दो पॉसिबिलिटी है। सेकंड में दो चीजें हो सकती हैं, या तो वेपर जो है वो एब्जॉर्ब भी हो सकता है, या तो वेपर जो है वो लूज भी हो सकता है। सेकंड वाले कंटेनर से या तो वेपर को एब्जॉर्ब करेगा या तो सेकंड से वेपर को लूज करेगा। कब वो वेपर को एब्जॉर्ब करेगा और कब वेपर को लूज करेगा, ये कैसे हम समझेंगे। वेपर को एब्जॉर्ब करेगा, अच्छा अगर वेपर को एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, वेट लॉस ही होने वाला है। अगर वेपर को उसने एब्जॉर्ब कर लिया सेकंड कंटेनर से भी तो क्या होगा, वेट लॉस। और अगर उसने सेकंड कंटेनर में वेपर को लूज कर दिया तो उस समय उसका क्या होने वाला है, वेट गेन होने वाला है। ये बात को समझना। अब कब वो एब्जॉर्ब करेगा कब लूज करेगा ये आप दिमाग से समझ सकते हैं, फिर भी मैं इसको पॉइंट वाइज लिखवाई दे रहा हूं कि आप ध्यान रखिएगा। जैसे ये केस हमने जब लिया था तो हमने सॉल्यूशन के बाद किससे पास कराया था, सॉल्वेंट से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, सॉल्वेंट का वेट लॉस हुआ था। लेकिन अब मैंने उल्टा कर दिया, सॉल्वेंट के बाद सॉल्यूशन से पास कराया तो सॉल्यूशन का उल्टे वेट गेन हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो इसको समझने का तरीका क्या है, ऐसा क्या है, वेपर एब्जॉर्ब कब करेगा, वेपर एब्जॉर्ब करने का मतलब हो गया यहाँ से वेट लॉस का होना। तो वेपर एब्जॉर्ब तभी हो सकता है बेटा जब यहां से घुसे 80 के साथ और बाहर निकले 100 के साथ। अगर घुसेगा 80 के साथ, जैसे ये वाला केस था देखो,
अंदर आया था 80 के साथ और बाहर निकला था कितने के, 80 के साथ एंटर किया और 100 के साथ घुसा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी होती है ना, तो मैंने एक न्यूमेरिकल डेटा दे दिया। 80 के साथ अंदर आया और निकला 100 के साथ, तो 20 इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर सेकेंड कंटेनर का वेपर प्रेशर पहले वाले से ज्यादा है, अगर इसके अंदर का वेपर प्रेशर पहले वाले से ज्यादा है, तो इसका मतलब वो कुछ वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि 80 से घुसा और निकला कितने के साथ, 100 के साथ, मतलब इसने 20 एब्जॉर्ब किया ना। अगर सेकेंड का वेपर प्रेशर पहले वाले से ज्यादा रहेगा तो यहां से कुछ वेपर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वेपर एब्जॉर्ब या वेट लॉस का केस तब हो सकता है जब वेपर प्रेशर जो सेकेंड का है इट इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट। समझे क्या बात को? अगर सेकेंड का वेपर प्रेशर फर्स्ट के वेपर प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, सेकेंड का वेपर प्रेशर फर्स्ट के वेपर प्रेशर से अगर ज्यादा होगा तो हमेशा ही क्या होने वाला है, वेट लॉस। जैसे इस केस में था, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से क्या होता है, ज्यादा, तो अगर 80 से जाएगा तो 100 निकलेगा, मतलब 20 यहां से ले लेगा। इसका मतलब सेकेंड का अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है फर्स्ट से, तो हमेशा क्या होने वाला है, वेट लॉस होने वाला है। और वेट गेन का केस तो आपके सामने ही दिख रहा है। अगर घुसा 100 के साथ और निकल रहा है 80 के साथ, अंदर गया 100 के साथ और बाहर आते समय 80 का आया, इसका मतलब 20 यहाँ पे छोड़ दिया। तो ऐसा कब होगा, जब सेकेंड का वेपर प्रेशर पहले वाले से क्या हो, कम। अगर ये मान लो ये 100 का यहाँ से निकला और यहाँ से 80 निकल रहा है, इसका मतलब 20 छोड़ा है, तो अगर सेकेंड का वेपर प्रेशर पहले वाले से कम होगा तो वेट का क्या हो जाएगा, गेन। इसका मतलब वेपर प्रेशर जो सेकेंड का होगा ये फर्स्ट के वेपर प्रेशर से क्या हो, कम। ठीक है, तो ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इसी पे, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे समझ के किए जाते हैं। इनके क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे समझ के किए जाते हैं कि वेट लॉस होगा और कब वेट गेन होगा। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया। फर्स्ट से हमेशा वेट लॉस होने वाला है, सेकंड से वेट लॉस भी हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है। वेट लॉस कब होगा, जब वो सेकंड कंटेनर के वेपर को एब्जॉर्ब करेगा। और वेट गेन कब होगा सेकंड कंटेनर में, जब वो वेपर को छोड़ देगा उल्टे। और वेट लॉस वेपर को एब्जॉर्ब कब करेगा, वेपर को एब्जॉर्ब तभी करेगा जब उसके अंदर का खुद वेपर प्रेशर पहले वाले के वेपर प्रेशर से ज्यादा हो, तब वो एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर सेकंड का वेपर प्रेशर पहले के वेपर प्रेशर से कम है तो उस समय वो क्या करेगा, खुद वेपर को कुछ छोड़ देगा। मतलब घुसा 100 के साथ और निकल रहा है 80 के साथ, मतलब 20 उसने उल्टे यहाँ पे छोड़ दिया है। तो अगर वो छोड़ देगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा। मतलब सेकंड का वेपर प्रेशर फर्स्ट से कम। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। काफी जोर देके मैंने समझाया इस चीज को, है ना। काफी मुझे ज्यादा बोलना पड़ा है, समझाना पड़ा है, पर आई होप कि अब ये समझ में आ गया है कि कब वेट लॉस कराना है और कब वेट गेन कराना है। और इसको कंसंट्रेशन से भी कभी कभी लिंक कर देता है, क्योंकि अब हमें प्रॉब्लम्स ही देखने हैं, तो इसको मैं कंसंट्रेशन से भी लिंक करवा देता हूं आपको। कंसंट्रेशन से कैसे लिंक करोगे, कंसंट्रेशन के बारे में प्रॉब्लम आए, वेपर प्रेशर तो समझ गए। तो अगर बेटा कंसंट्रेशन मान लो ज्यादा है, किसी का कंसंट्रेशन मोर है, तो कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ना। तो मोल्स ज्यादा रहेगा तो कंसंट्रेशन भी ज्यादा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन मोर होने का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर मोल्स ऑफ सोल्यूट भी क्या है, मोर। कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब उसके अंदर मोल्स ऑफ सोल्यूट भी ज्यादा है। और अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट ज्यादा हो गया बेटा, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP की वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा। ठीक है ना, कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट ज्यादा होगा, और मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर ज्यादा होगा तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि उतने ज्यादा मोल्स आ गए ना। क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता ही क्या है, XP इज इक्वल टू XB होता है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। RLVP किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। तो अगर मोल फ्रैक्शन मोल्स ज्यादा होगा सोल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी ज्यादा होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ज्यादा होगा तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। और अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया तो बेटा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर में लोअरिंग ज्यादा हो रही है, अगर लोअरिंग ज्यादा हो रही है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, उतना ही कम बनेगा ना उसका। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम बनने वाला है। तो बस मुझे बस यही चीज समझाना था आपको कि अगर कभी कंसंट्रेशन से लिंक कराए तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर उसका क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो अगर आपसे कभी कंसंट्रेशन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ ले, जैसे ये मान लो है ना, तो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, वेट लॉस अगर हो रहा होगा, वेट लॉस हो रहा होगा अगर, तो वेट लॉस होने का मतलब ही क्या हो गया कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किससे, पहले वाले से मान लो, तो वेट का लॉस होगा। तो एक कंसंट्रेशन के फॉर्म में अगर पूछे
तो वेपर प्रेशर जिसका कम होगा उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, मतलब C2 विल बी लेस देन क्या हो जाएगा C1। और वेट गेन की बात करें अगर हम लोग, तो वेट गेन कब होता है, जब सेकंड का वेपर प्रेशर क्या हो, सेकंड का वेपर प्रेशर पहले वाले से कम हो, तब वेट का गेन होता है। और वेपर प्रेशर कम होने का मतलब क्या हो गया, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा। कभी कंसंट्रेशन से लिंक करा है ना, तो बस इसी कॉन्सेप्ट को चेक करना है। जिसका कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होता है, ध्यान रखना। कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो आई होप कि अब ये क्वेश्चंस ऐसे कंसंट्रेशन से लिंक कराने वाले भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट एक और पार्ट में मैं इसका न्यूमेरिकली ले लेता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे किस तरीके से आते हैं। तो देखो बेटा, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, काफ़ी बड़ा सा प्रॉब्लम है और ये आपके बुकलेट का ही क्वेश्चन है। जो मैंने एक क्वेश्चन आपको छुड़वाया था, आपको याद हो, सेक्शन आई का ये क्वेश्चन आप देख सकते हो जाके एक बार बुकलेट में। सेक्शन आई का I3 है, जिसको मैंने छुड़वाया था। मैंने बोला था कि ये बाद में हम लोग करेंगे। सेक्शन आई सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेक्शन आई, सब्जेक्टिव वाले पार्ट का, ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव वाले पार्ट का सेक्शन आई का ये क्वेश्चन नंबर I3 है। इसको मैंने छुड़वाया था, मैंने कहा था ये बाद में हम लोग करेंगे। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, है ना। अब इसमें देखो लिखित इन्फॉर्मेशन दे दिया हमको, है ना, रिटन दे दिया इन्फॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लिखित अगर है तो इसको हम लोग बनाना पड़ेगा। देखो क्या दे रहा है, ड्राई एयर को पास करा रहा है, पास टू ए बल्ब्स कंटेनिंग ए सॉल्यूशन ऑफ, किससे, सॉल्यूशन से। उसने 40 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट का 360 ग्राम ऑफ वाटर में कंटेन किया है। तो सबसे पहले एक बल्ब बना लो बेटा यहाँ पे, है ना। तो बल्ब मतलब वो बेसिकली बल्ब ही बोलता है, कंटेनर को क्या बोलता है, बल्ब। तो ड्राई एयर यहां से पास कराया जा रहा है, किसको पास करा रहे हैं, ड्राई एयर को। तो ड्राई एयर वॉज पास थ्रू बल्ब्स कंटेनिंग ए सॉल्यूशन ऑफ 40 ग्राम। ये क्या हमारे लिए सॉल्यूशन है कोई, इस सॉल्यूशन से पास करा रहा है। इस सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया है, 40 ग्राम सोल्यूट का है, ठीक है। और कितने के अंदर पड़ा हुआ है, 360 ग्राम, 360 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर। वाटर कितना है, 360 ग्राम में। समझना जरा ध्यान से, है ना। ये सोल्यूट दे दिया 40 ग्राम सोल्यूट का 360 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर रखा हुआ है। ड्राई एयर वॉज पास थ्रू ए बल्ब कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ 40 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। ये देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब नॉन वोलेटाइल भी होगा, ठीक है ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है किसके अंदर, 360 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर रखा गया है। पहला तो ये हो गया। अब बोल रहा है देन थ्रू बल्ब्स कंटेनिंग प्योर वाटर। उसके बाद देन थ्रू बल्ब्स, अगले बल्ब से कंटेनिंग प्योर वाटर, मतलब जब इसमें से ड्राई एयर को निकाला जा रहा है तो ये ड्राई एयर यहाँ से आएगा तो यहाँ के वेपर को तो एब्जॉर्ब करेगा, ये भी बता दिया मैंने कॉन्सेप्ट आपको। और फिर ये जब एब्जॉर्ब करेगा तो अगले कंटेनर से पास कराया जा रहा है और इसके अंदर केवल और केवल क्या है, प्योर वाटर है ना। देन थ्रू बल्ब्स कंटेनिंग प्योर वाटर एट द सेम टेम्परेचर, तो इसके थ्रू पास करा दिया इसे। तो देखो इसमें आया और फिर यहाँ से बाहर निकाल लिया हमने, ठीक है। एंड देन प्योर वाटर एट द सेम टेम्परेचर, एंड सेम टेम्परेचर तो सेम ही रखना है, चेंज नहीं करेगा। एंड फाइनली थ्रू ए बल्ब, फाइनली थ्रू ए ट्यूब इन विच प्यूमाइस मॉइस्टेंड विथ स्ट्रॉन्ग H2SO4 वाज केप्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन है, हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में बाद में। स्ट्रॉन्ग H2SO4 जो होता है ना, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो मैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट बता रहा था ना, तो ये एक तरीके का क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब इसको पास कराया जा रहा है तीसरे कंटेनर से, तो तीसरा कंटेनर बोलो या इसको बेसिकली तो मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ। कंटेनर क्या दिखाया जाए, चलो इसको ये दिखा देता हूँ मैं। ये क्या है, H2SO4 है हमारा, और H2SO4 क्या कहलाता है हमारे लिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो एक ऐसे ट्यूब से देखो, थ्रू ए ट्यूब इन विच प्यूमाइस मॉइस्चर विद स्ट्रॉन्ग H2SO4 और केप्ट। तो ये ट्यूब हो गया। इस ट्यूब के अंदर क्या रखा है हमने, ये कंटेनर नहीं बना रहा हूं मैं, इस ट्यूब के अंदर हमने क्या लिखा है, H2SO4 रखा है, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या करता है ना, वाटर को निकाल लेता है बाहर। कैसे देखा, देखो H2SO4 का एक आध रिएक्शन मैं बताऊं आपको। सुक्रोज हमें पता है ना, C12H22O11। अगर इसके अंदर हमने H2SO4 को डाल दिया ना, तो ये इतना पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कि सुक्रोज के अंदर का पूरा वाटर बाहर निकाल लेता है। तो कितने वाटर बाहर निकालेगा ये, आपको देखो 11 है ना, तो इसका मतलब ये 11H2O, ठीक है ना। 11 H2O बाहर निकाल लेगा और 12 कार्बन, तो ये पूरा कार्बन ब्लैक कर देता है ना, उसको काला कर देता है। चीनी अब डाल के देखना H2SO4 सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, कार्बन के फॉर्म में ब्लैक में बदल जाता है, और वाटर यहाँ से क्या करता है, बाहर निकाल लेता है।
तो जो H2SO4 है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, काफी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वाटर को कहीं भी वाटर मिलेगा ना तो वाटर को क्या करता है, बाहर निकाल लेता है सुक्रोज से 11H2। तो वो यही बोल रहा है कि फाइनली एक प्यूमाइस मॉइस्टेंड विथ स्ट्रॉन्ग H2SO4 केप्ट किया गया, इससे निकाला जा रहा है। और हमसे क्या क्या दिया है, द वाटर बल्ब लॉस्ट दिस ग्राम। वाटर बल्ब लॉस्ट मतलब इसके बारे में दे रहा है ये, है ना, वाटर बल्ब लॉस्ट दिस ग्राम। तो इसका वेट लॉस हो रहा है, और वेट लॉस कितना हुआ है। अगर अच्छा ये प्योर वाटर है तो क्या इसको सॉल्वेंट बोल सकता हूं मैं, प्योर वाटर को क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट बोल देंगे। इसका जो वेट लॉस हो रहा है कितना हो रहा है, 0.0870, ठीक है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड ट्यूब गेंड, एंड द सल्फ्यूरिक एसिड ट्यूब गेंड 2.175 ग्राम। ये जो है ना इसका वेट गेन, देखो इसका क्या दे दिया हमें, वेट गेन। इसका वेट गेन कितना दे दिया है, 2.175 ग्राम। इसका वेट गेन कितना है, 2.175 ग्राम। और जो इसका हो, इसका वेट गेन दे दिया, क्या क्या दे दिया है देखते चलना, है ना। वेट गेन इसका दे दिया हमें 2.175 ग्राम, और इसका वेट लॉस दे दिया हमें कितना, 0.0870। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट बताइए। तो देखो जो क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन था उसके हेल्प से मैंने डायग्राम बनाया है। अब क्वेश्चंस को करने में 2 मिनट लगता है, क्योंकि करने वाले प्रॉब्लम में इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, करने में 2 मिनट लगेगा। कैसे, क्या क्या दिया है अब उससे करस्पॉन्ड करा लो। ड्राई एयर को जैसे ही पास करा, यहाँ पे जो भी वेपर होगा, इस वेपर का वेपर प्रेशर कितना होगा, सॉल्यूशन है तो इसे पीए से डिनोट करूंगा। कितना होगा वेपर प्रेशर, पीए। चूंकि यहाँ पे प्योर वाटर है तो यहाँ पे जो भी वेपर प्रेशर होगा उससे किससे डिनोट करूंगा वेपर प्रेशर को, पी नॉट ए से, ठीक है। और यहां से जैसे ही ड्राई एयर पास होगा, ड्राई एयर जब यहां से निकलेगा तो किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, मॉइस्ट एयर के अंदर, मॉइस्ट एयर। और इसका वेपर प्रेशर इस समय कितना रहेगा, पीए। कितना रहेगा, पीए वेपर प्रेशर। और जैसे इसके अंदर एंटर करेगा, एंटर करने के बाद यहां से पी नॉट ए है, तो जब यहां से बाहर निकलेगा तो किस वेपर प्रेशर के साथ निकलेगा वो, यहाँ पे फिर से मॉइस्ट एयर रहेगा। और बेटा यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना होगा बताओ, जिस कंटेनर से निकलता है उसका वेपर प्रेशर ले लेगा, तो कितना हो जाएगा इसका, पी नॉट ए। जब यहां से बाहर निकलेगा तो किस वेपर प्रेशर के साथ, पी नॉट ए। अब बस क्वेश्चन खत्म है। अगर इतना आपने आइडिया लगा लिया जो मैंने अभी रेड कलर से दिखाया, तो आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। देखो हो क्या रहा है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। तो देखो यहां से पीए से एंटर किया है इसके अंदर, लेकिन निकलते समय कितने से निकल रहा है, पी नॉट ए। पीए से एंटर किया और निकलते समय कितना निकल रहा है, पी नॉट ए। मतलब 80 से एंटर किया, 80 से एंटर किया, और निकलते समय कितने से निकल रहा है, 100 से। देखो ये केस मैंने दिखाया था आपको, कहाँ है अपने पास, देखो पहले सॉल्यूशन से पास कराया, बाद में सॉल्वेंट से पास कराया था। पीए से गया था और निकल किससे रहा था, पी नॉट ए से। तो कितना वेपर को एब्जॉर्ब किया था यहाँ से, पी नॉट ए माइनस पीए एब्जॉर्ब किया था। 80 से गया, 100 से निकला, तो कितना एब्जॉर्ब किया, 20। मतलब पी नॉट ए माइनस पीए। और जो पी नॉट ए माइनस पीए हो रहा था वो सॉल्वेंट में वेट लॉस करा रहा था, उसी के क्या होता था, वो करस्पॉन्डिंग होता था। तो क्वेश्चन में यही सब तो दिया है, देखो ना, पीए से एंटर कराया और पी नॉट ए से बाहर निकल रहा है। तो 80 से गया और 100 से बाहर निकला, मतलब यहां से कुछ वेपर एब्जॉर्ब किया होगा, तो इसका क्या होगा, वेट लॉस हुआ होगा। और इसका वेट लॉस हमें क्वेश्चन में बता दिया है कितना, 0.0870। तो क्या मैं यहां से ये चीज बता सकता हूं कि जो वेपर यहां से एब्जॉर्ब करेगा वो किसके बराबर करेगा, पी नॉट ए माइनस पी ए। कितना वेपर एब्जॉर्ब करेगा, पी नॉट ए से निकल रहा है, पी ए से जा रहा है, तो पी नॉट ए माइनस पी ए। क्योंकि पी नॉट ए हमें पता है ना, पी नॉट ए विल बी मोर देन पी ए, क्योंकि प्योर का तो ज्यादा ही होता है ना वेपर प्रेशर। तो कितना यहां से लेके कितना वेपर एब्जॉर्ब करेगा, पी नॉट ए माइनस पी ए। तो पी नॉट ए माइनस पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, 0.0870। जो अभी मैं आपको थ्योरेटिकली समझा रहा था, न्यूमेरिकली देखो इसका वेट लॉस जो होगा वो कितना हो रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट। 80 से गया, 100 से निकला, तो ये इतने ही लिया। पी नॉट ए माइनस पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0.0870। तो पहला तो ये एक इन्फॉर्मेशन मिल गया हमें। इन्फॉर्मेशन देखो क्या मिल गया, एक तो ये चीज मिल गई हमें, और दूसरा क्या मिल गया हमें, देखो दूसरा हमें दिया है, इसका वेट गेन दिया है ना 2.175। दो इन्फॉर्मेशन है बस, एक तो ये वाला है और दूसरा ट्यूब का जो एसिड वाला गेन कर रहा है वो कितना कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड जो गेन कर रहा है उसने कितना किया है, 2.175। तो इसका मतलब ये जो वेट गेन हुआ है होगा, ये वेट गेन ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, देखो ये भी मैंने समझाया था आपको, देखो यहां से दिखाया था ये जैसे निकल रहा था। तो ये जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वेट गेन वाई हो रहा था, किसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये कितना भेज रहा है उसी के ना, पीए के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो वेट गेन हुआ होगा, ये पूरा का पूरा वेट गेन इस पी नॉट ए की वजह से हुआ होगा, इस पी नॉट ए की वजह से ये वेट गेन हुआ होगा। इसका मतलब पी नॉट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस मास के आएगा, इसके। ये जितना ज्यादा पी नॉट ए की वैल्यू होती उतना ज्यादा वेट गेन होता। तो दूसरा इन्फॉर्मेशन हमें देखो यहाँ से मिल गया, यहाँ से क्या मिला हमें,
पी नॉट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, कौन सी वैल्यू, 2.175। तो बेटा अगर ये दो चीजें आपने पकड़ लिया ना तो क्वेश्चन खत्म हो गया। हर क्वेश्चन जो भी मिलेंगे इनके ऊपर इस तरीके से ही करने होते हैं। तो एक तो हमने ये पकड़ लिया कि जो वेट लॉस हो रहा है पी नॉट ए माइनस पी ए इसके प्रोपोर्शनल और पी नॉट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके। अब बस हमें मॉलिक्यूलर वेट ही तो पूछा है तो लगा देते हैं, यहाँ लगा देता हूँ, देखो साइड में RLVP का फॉर्मूला लगा दो। इसके ऊपर क्या लगेगा फॉर्मूला, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन क्या होता है, पी नॉट ए। तो रख दो वैल्यूज को, पी नॉट ए माइनस पी ए की जगह पे कितना रखोगे, पी नॉट ए माइनस पी ए की जगह पे कितना रख दोगे, सीधे सीधे 0.0870। ये हो गया पी नॉट माइनस पी ए। और पी नॉट ए की जगह पे कितना रख दोगे बेटा, कांस्टेंट के अगर डालोगे भी तो ऊपर नीचे से कट जाएगा ना, तो नीचे कितना रख दूं मैं, 2.175। बस हो गया ये। और देखो RLVP तो मैंने बताया किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज नथिंग बट तो क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0.087 डिवाइडेड बाई 2.175। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, न्यूमेरिकली आप लगा लीजिएगा, बस मेरा अप्रोच बताने का तरीका था। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की जगह, मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह पे क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू ये डेटा रहेगा 0.087 डिवाइडेड बाई 2.175। ठीक है, तो यहां से देखो अब क्या क्या पता है हमें, अब लिख देता हूं मैं। देखो ये 40 ग्राम ऑफ सोल्यूट दिया है, 40 ग्राम ऑफ सोल्यूट का मतलब ये किसकी वैल्यू दी थी हमें, डब्ल्यू भी दिया है। तो देखो डब्ल्यू भी हमारे लिए नोन है, ठीक है ना। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस आपको बता देता हूं, लगा लीजिएगा। वेट ऑफ सोल्यूट हमें नोन है, डब्ल्यू भी, ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट पता है। 360 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मतलब ये क्या दिया है, डब्ल्यू ए। वेट ऑफ सॉल्वेंट भी हमें पता है, तो देखो डब्ल्यू भी पता है, डब्ल्यू भी पता है, डब्ल्यू ए भी पता है। मोलर मास ऑफ ए कितना होगा, 18 होगा। वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18। ये वैल्यू हमारे लिए पूरी नोन है, न्यूमेरिकल डेटा है, ये वैल्यू नोन हो गई। वेट ऑफ सॉल्वेंट 360 पता है, डब्ल्यू भी 40 पता है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 पता है। तो यहां से अननोन क्या बचा है, केवल एमबी बचा है ना। तो क्या यहां से एमबी निकाल सकते हैं हम लोग, क्या यहां से एमबी निकाल सकते हैं, समझ में। देखो वेट ऑफ सोल्यूट पता है तो डब्ल्यू भी पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी पता है 360 तो डब्ल्यू ए पता है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है वाटर है तो 18 पता ही है। तो अननोन क्या बचा, केवल एमबी बचा है ना। तो यहाँ से बस इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेना, एक इक्वेशन है एक अननोन है, तो यहाँ से एमबी की वैल्यू हमें निकल आएगी। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन इस तरीके के प्रॉब्लम आएंगे। एक और प्रॉब्लम दिया है बुकलेट में, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। देख लेना, होमवर्क में मैंने दिया है उसे अटेम्प्ट कर लेना, या मैं लिख देता हूँ उसको यहाँ पे, आप ये क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एक बुकलेट में है, आप इसे ट्राई कर लेना, ठीक ना। ये क्वेश्चन कंसंट्रेशन वाला जो मैंने बताया, विद इन 1 मिनट ये सॉल्व हो जाएगा आपसे, आप खुद ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ पार्ट सेकेंड ऑब्जेक्टिव का। ये डायग्राम वाला देख लेना बुकलेट में और इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है ना, और कुछ है नहीं इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर मेरी तरफ से पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आप अपने पूरे बुकलेट को अटेम्प्ट कर लीजिए, बुकलेट के सारे क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, है ना, और जो भी डाउट्स हैं उनको पूछ लो। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आई थिंक कि मैं सोच रहा हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम आपका स्टार्ट करूँ। तो कल के लेक्चर में मैं देखता हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर दूंगा कल आपका। बाकी यहाँ तक मेरे तरफ से पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस चैप्टर, थैंक यू।